हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की क्लास में 20 to 25 न्यू क्वेश्चंस डील करेंगे और काफी नए टॉपिक सीखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिट्स कैन बी इशूड बाय, भाई हम लोग रिट्स देख चुके हैं। हु कैन इशू रिट्स? सो रिट्स कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट इशू करता है रिट तो वो किस आर्टिकल के अंडर करता है? अंडर आर्टिकल 226। एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखने वाली बात यह है कि अगर हाई कोर्ट रिट इशू करता तो इट कैन इशू रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट। अगर आपका लीगल राइट वायलेट होता तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब रिट इशू करता है इट कैन इशू रिट ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट फॉर द लीगल राइट। तो देखा जाए तो हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन यहां पर हमको सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन हाई कोर्ट आप एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं जा सकते हो। अगर आप हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट मना भी कर सकता है कि जाओ हम रिट इशू नहीं करते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 226 कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू इशू रिट्स। क्यों? बिकॉज आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। स्टेटमेंट 1 देखते हैं तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिट्स कैन बी इशूड बाय, हु कैन इशू रिट्स? हाई कोर्ट टू एनफोर्स अ फंडामेंटल राइट। बात बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट कैन इशू रिट टू एनफोर्स अ फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट कैन आल्सो इशू रिट्स टू एनफोर्स लीगल राइट। तो ये चीज ध्यान रखना है, बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स अ स्टैट्यूटरी राइट। बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, नॉट फॉर द स्टैट्यूटरी राइट। अगर स्टैट्यूटरी राइट वायलेट हुआ तो देन यू हैव टू अप्रोच हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो स्टेटमेंट 2 मेरा रॉन्ग हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज गिवन इन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द रिट ऑफ क्यो वारंटो कैन बी इशूड टू एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई अगेन रिट के बारे में क्वेश्चन है। हम लोगों ने ऑलरेडी रिट्स को देख चुके हैं। रिट्स कितने टाइप की होती है तो भाई हम लोगों ने देखा था। एक रिट हमने देखी थी जिसको हम क्या बोलते हैं? हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। दूसरी रिट हमने कौन सी देखी थी? देन वी हैव सीन मेंडेमस। कौन सी देखी थी? मेंडेमस। तीसरी हमने कौन सी देखी थी? क्यो वारंटो। कौन सी देखी थी? क्यो वारंटो। चौथी हम लोगों ने देखी थी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। और लास्ट हमने एक रिट कौन सी देखी थी जिसको हम बोलते हैं सर्शियोररी। अब चारों का पांचों का मतलब बता देता हूं स्पीड से। क्या होता है? हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर कोई भी पर्सन इलीगली डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा तो आप हाई कोर्ट जाओगे या सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो कौन सी रिट इशू करेंगे? हेबियस कॉर्पस इफ द पर्सन इज इलीगली डिटेन। अगर डिटेंशन लीगल है देन इट इज ओके। दूसरी रिट है मेंडेमस। फॉर एग्जांपल अ पब्लिक ऑफिशियल इज नॉट डूइंग इट्स ड्यूटी प्रॉपरली, या वो अपनी ड्यूटी करने से रिफ्यूज कर रहा है तो भी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो कौन सी रिट इशू करेंगे? दैट इज मेंडेमस। मेंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, वी कमांड टू डू दिस, वी कमांड नॉट टू डू दिस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। सो मेंडेमस यूजुअली कमांड्स एक्टिविटी कि आप ये काम करो या ये काम मत करो। तीसरी कौन सी है? क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दैट ऑफिस। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल किसी ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं है तब भी वहां जाके बैठ गया है तब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाओगे तो कौन सी रिट इशू करेंगे? दैट इज क्यो वारंटो। तो क्यो वारंटो में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस ऑफिशियल से पूछेंगे बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दैट ऑफिस, अगर आप इनएलिजिबल हो तो। प्रोहिबिशन और सर्शियोररी कोर्ट्स के अगेंस्ट इशू करी जा सकती है, स्पेशली लोअर कोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, कोई केस उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर था, उसकी हैसियत के बाहर था, फिर भी उसने उस केस को ले लिया, है ना। तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कौन सी रिट इशू करेंगे? प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट द लोअर कोर्ट फ्रॉम टेकिंग द केसेस विच आर बियॉन्ड देयर ज्यूरिसडिक्शन। सर्शियोररी का मतलब भी यही होता है, लेकिन सर्शियोररी और प्रोहिबिशन में अंतर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल केस पेंडिंग है तब तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कौन सी रिट इशू करेंगे? प्रोहिबिशन, कि भाई आप रुक जाओ, दिस इज बियॉन्ड योर ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन अगर केस पे डिसीजन ही दे दिया उन लोगों ने फटाफट तब कौन सी रिट इशू करी जाएगी? सर्शियोररी। तो सर्शियोररी रोकती भी है और रिवाइज भी करती है और प्रोहिबिशन सिर्फ रोकती है। और ये दोनों किसके अगेंस्ट जाती है? अगेंस्ट लोअर कोर्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और बाकी रिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो रिट ऑफ क्यो वारंटो कैन बी इशूड टू एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग। देख लेते हैं रिट ऑफ क्यो वारंटो किस केस में लगेगी। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इफ अ ट्राइबल हैज बीन डिटेन्ड अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। अगर ट्राइबल को डिटेन किया है तो कौन सी रिट इशू करवाई जाएगी? हेबियस कॉर्पस इशू कराई जाएगी। वो बोलेगी टू हैव द बॉडी ऑफ, उसको लेके आओ। जरूरी नहीं है फिजिकल बॉडी लाओ, पर बताओ कि किस रीजन किस ग्राउंड्स पर उसको आपने डिटेन किया है। यहां पर फिजिकल बॉडी लाने की जरूरत नहीं है उसकी। सो ये वाला स्टेटमेंट क्यो वारंटो से तो रिलेटेड नहीं है। दूसरा बोल रहा है इफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पास इलीगल ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इलीगल ऑर्डर पास कर दिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज अ पब्लिक ऑफिशियल और उन्होंने गलत काम कर दिया, इलीगल ऑर्डर पास कर दिए, तो आप कौन सी रिट इशू करवाओगे? मेंडेमस, बिकॉज मेंडेमस इज इशूड अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल। तो उनको एक्टिविटी दी जाएगी कि भाई आपने गलत किया, इसको सही करो। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तीसरा क्या बोल रहा है? इफ अ लेजिस्लेटर होल्ड सच ऑफिस विच मेक्स हिम इनएलिजिबल टू बिकम एन एमपी। बात बिल्कुल सही है
कि अगर लेजिस्लेटर उस ऑफिस के लिए एलिजिबल ही नहीं है जिसको उसने होल्ड कर लिया, तो फिर हम कौन से रिट इशू कराएंगे? देन वी विल इशू क्यों वारंट हो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पूछेंगे बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दैट ऑफिस, और अगर आप एलिजिबल नहीं हो देन यू शुड कम आउट ऑफ दैट ऑफिस, है ना, निकलो उसके बाहर। तो ये बात सही है। Select the solution using the code below. Only 3 is correct. Only 3 is given in B. So B is the correct answer of question number 2. Next question देख लेते हैं अपन, question number 3 क्या बोल रहा है? Article 143 of the Constitution authorizes the President to seek the opinion of Supreme Court on any question of law or fact of public importance which is likely to arise. Consider the following about it. भाई आर्टिकल 143 हम लोगों को पता है, हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा हुआ है। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को पावर देती है टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट में 2 मैटर में एडवाइस ले सकता है कि अगर कोई मैटर है ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ली जाती है। प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस लेते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि भाई ऐसे केसेस में किस टाइप का लॉ बनाना चाहिए, ये एडवाइस है केवल, है ना। सो उसको कहाँ डील करा जाता है? 143A में, है ना। सो 143A में क्या बोलता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडवाइस दे, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडवाइस ना दे, है ना। दूसरा केस है फॉर एग्जांपल अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, कोई ऐसा केस है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले कोई ऐसा मैटर था जो आज भी चला रहा है, कोई लॉ ऐसा तो जो आज भी चला रहा है और उसमें कोई इशू आ जाता है, तो भी प्रेसिडेंट कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर सीकिंग द एडवाइस। तो जो आर्टिकल 143 का क्लॉज 2 है जिसको हम बी बोल सकते हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना ही पड़ेगी फॉर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और फैक्ट, ध्यान रखना है। लेकिन 143A में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने से मना कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी है, किसको दी है? एडवाइस गिवन टू द प्रेसिडेंट, तो क्या वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है? सो द एडवाइस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो ये चीज ध्यान रखना है, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट वेदर इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 143A और 143B। तो दोनों केसेस में जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो उसको एक्सेप्ट ना करे, है ना। अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस व्हिच इज लाइकली टू अराइज। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट इट। पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली एडवाइस कहां मिलती है? आर्टिकल 143(1) या फिर ए में मिलती है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है। द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस इज ओनली एडवाइजरी एंड नॉट अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। बात बिल्कुल सही है, जो एडवाइस दी जाती है इट इज ओनली एडवाइजरी, वो कोई बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर, कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है, वो सिर्फ एडवाइस है। सो इट इज एडवाइजरी इन नेचर, बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डेलीगेट दिस अथॉरिटी टू द पार्लियामेंट सो इट बी दैट द हाउस रिक्वायर एक्सपर्ट कमेंट ऑन मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अरे भाई ऐसी 143 पार्लियामेंट को कोई एडवाइस देने की बात नहीं करता। वो एडवाइस कौन देगा? एडवाइस तो सुप्रीम कोर्ट ही देगी, है ना। हाई कोर्ट भी इवन एडवाइस नहीं देगी। कौन देगा एडवाइस? ओनली सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143(1) एंड 143(2). तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट 2 मेरा रॉन्ग हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज गिवन इन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। 2 categories of law are covered by under Article 143 on any question of law of public importance which has arisen or which is likely to arise, और दूसरा है on any dispute arising out of pre-constitutional treaty, agreement और covenant, है ना, और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। जो सेकंड केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना जरूरी है। पहले केस में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडवाइस दे, चाहे तो एडवाइस ना दे, और जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को दिए इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। With reference to impeachment process of Chief Justice of India in the Lok Sabha, consider the following statement। भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर ऑफिस से रिमूव करना है, उनको इम्पीच करना है, तो उसकी प्रोसीजर के बारे में क्वेश्चन है। और कहां से रिमूव करना, बोले लोकसभा से रिमूव करवाना है पहले। क्वेश्चन क्यों आया? कांग्रेस गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के अगेंस्ट इंपीचमेंट प्रोसेस लेकर के आई थी। तो एक बार पूरी प्रोसेस को डील कर लेते हैं। व्हाट इज दिस प्रोसेस ऑल अबाउट? अगर आपको किसी भी चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो सबसे पहले आपको क्या लाना पड़ेगा? फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग अ मोशन। क्या लाना पड़ेगा? मोशन। लेकिन मोशन को लाने के पहले वो मोशन आप कहां ला सकते हो? चाहो तो आप उसको लोकसभा में ला सकते हो, चाहो तो आप उसको राज्यसभा में ला सकते हो। लेकिन उस मोशन को लाने के पहले, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मोशन, अगर आप लोकसभा में लाना चाहते हो तो आपको उसको एटलीस्ट 100 मेंबर से साइन कराना पड़ेगा। अगर आप उसको राज्यसभा से लाना चाहते हो तो एटलीस्ट 50 मेंबर से साइन कराना पड़ेगा। अगर ये मोशन को आपने इतने मेंबर से साइन करा लिया है तब आप इसको हाउस के अंदर ला सकते हो, बट विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन ऑफ द हाउस। सो अगर लोकसभा है तो इसमें किसकी परमिशन लगेगी? स्पीकर की परमिशन लगेगी। राज्यसभा है तो वाइस प्रेसिडेंट दैट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की परमिशन लगेगी। तो अगर आपने मोशन तो साइन करा लिया लोकसभा में 100 लोगों से, लेकिन स्पीकर ने मना कर दिया कि हम अलाउ ही नहीं कर रहे इस मोशन को एडमिट करने के लिए, तो मोशन एडमिट होगा? आंसर इज नो। तो जब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अगेंस्ट मोशन लाया गया था तो वो कहां लाया गया था? कांग्रेस की मेजोरिटी राज्यसभा में थी। वो राज्यसभा में मोशन लाया, 50 मेंबर ने साइन कर दिया, लेकिन
उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, दैट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उन्होंने उस मोशन को एडमिट ही नहीं किया। वेंकैया नायडू ने मना ही कर दिया कि हम इसको मोशन को एडमिट करेंगे नहीं, तो मोशन वो वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो स्पीकर और चेयरमैन ने बोला कि ओके द मोशन इज नाउ एडमिटेड, उन्होंने मोशन को भी क्या कर दिया, एडमिट कर लिया। अब मोशन एडमिट करने के बाद सबसे पहले अगर मान लो लोकसभा में आया तो स्पीकर एक कमिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वो कमिटी बनाएंगे। कमिटी में कितने मेंबर रहेंगे, तो 3 मेंबर की एक कमिटी बनाएंगे। और अगर राज्यसभा में आया तो राज्यसभा के चेयरमैन भी एक कमिटी बनाएंगे जिसमें 3 मेंबर रहेंगे, है ना। अब वो कमिटी चेक करेगी कि क्या सच में जो इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो सही है गलत है। अगर वो कमिटी अप्रूव कर देगी, अगर वो कमिटी अप्रूव कर देगी, तब ये मोशन कहां जाएगा, फॉर वोटिंग इन द हाउस। तब ये मोशन जाएगा वोटिंग, अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में जाएगा। समझ में आया। अब वोटिंग होगी तो वोटिंग किस मेजोरिटी से पास करना पड़ेगी, तो बोले इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी, बोले एक तो 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, प्लस इट शुड बी ग्रेटर देन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब 50% प्लस 1। सो स्पेशल मेजोरिटी होना, बोले कम से कम 50% प्लस 1 मेंबर तो साइन करे ही करें, प्लस जितने मेंबर है उसका 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग भी लगेगा। सो दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। तो वोटिंग होगी तो बिल को पास करना है तो किससे करना पड़ेगा, बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब अगर मान लो मोशन को लोकसभा में लाए थे तो लोकसभा के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। लोकसभा राज्यसभा दोनों पास कर देंगे, फिर वो मोशन किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको साइन कर देंगे तो चीफ जस्टिस रिमूव हो जाएंगे या इंपीच हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यही बात कर रहा है कि विद रेफरेंस टू इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकसभा में अगर इंपीचमेंट करना है तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सच अ मोशन इन द लोकसभा एटलीस्ट 100 मेंबर मस्ट साइन द मोशन। बात बिल्कुल सही है, लोकसभा है तो कम से कम 100 मेंबर को साइन करना पड़ेगा। दूसरा बोल रहा है स्पीकर कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मोशन सजेस्टेड बाय मेंबर ऑफ द हाउस। यस, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीकर। जैसे हमने देखा था वेंकैया नायडू ने उसको नहीं एक्सेप्ट किया था, तो बात बिल्कुल सही है। लोकसभा है तो वहां पर डिसीजन स्पीकर लेंगे और राज्यसभा है तो चेयरमैन ऑफ हाउस लेंगे। थर्ड बोल रहा है इफ द मोशन इज एडमिटेड द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन प्रिविलेज इन्वेस्टिगेट द चार्जेस अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाई पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन प्रिविलेजेस ये तो मेंबर्स के अगेंस्ट होती है, चीफ जस्टिस के लिए नहीं है। यहां पर तो एक स्पेशल कमिटी बनाई जाएगी, 3 मेंबर कमिटी। सो दिस इज रॉन्ग। फोर्थ क्या बोल रहा है, द मोशन नीड टू बी पास बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लोकसभा। क्या एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगती है, नहीं, वहां पर लगती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी लगती है टू रिमूव सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वो मेजोरिटी कैसी रहती है, वो 50% प्लस 1 होना चाहिए, प्लस 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होना चाहिए, एंड दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड बिलो। इनमें से कौन कौन सा सही है, 2 and 1 both are correct, so 1 and 2 is correct, so that is given in A, so A is the correct answer of question number 4। क्योंकि मेरा 4th भी क्या हो गया था, गलत हो गया था। चलिए आगे चलते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और जो कमिटी बनेगी उसमें कौन कौन होगा, 3 मेंबर की कमिटी रहेगी। तो सबसे पहले होगा उसमें सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होगा जज ऑफ हाई कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो ये 3 मेंबर की कमिटी बनेगी और उसको कौन बनाएगा, अगर लोकसभा में आया तो स्पीकर, राज्यसभा में आया तो चेयरमैन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट विल फॉल अंडर सुप्रीम कोर्ट्स। अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया है तो वो लोग कहां जा सकते हैं, तो इट कम्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, इफ यू वांट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, सो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, है ना, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते नॉर्मल केसेस में, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो। यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट बाय द वे ऑफ अपील। आप किसके थ्रू जा सकते हो, अपील के थ्रू जा सकते हो। अपील मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्राइम किया तो पहले आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में केस चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप नहीं पसंद आया आपको तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। अब अगर हाई कोर्ट आपको सर्टिफाई करेगा, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अभी भी नहीं जा सकते हो। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और आपने बोला नहीं यार मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट लगेगा, तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जब हाई कोर्ट बोलेगा ओके दिस केस इज फिट टू बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, देन ओनली यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कुछ ऐसे मैटर रहते हैं जहां पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32 आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, दैट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है इन द फर्स्ट इंस्टेंस आप डायरेक्टली लोअर कोर्ट नहीं गए, आप डायरेक्टली कहां चलेगा, सुप्रीम कोर्ट चलेगा। तो इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट आप कहां जा सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो भी आप डायरेक्टली कहां जा सकते हैं, वो स्टेट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनको हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है बाय वे ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस में वो कहां चलेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, उनको अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन अपील के थ्रू जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सो अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब बता दिया मैंने, बाय वे ऑफ अपील ये क्या होता है, तो यहां पर रिलेवेंट नहीं है। रेट ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी है, जो
आर्टिकल 143 अभी हम देख के आए वो भी यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में विवाद हुआ है तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तो है, प्लस इट इज ऑल्सो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। एक्सक्लूसिव मतलब ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन हियर सच केसेस, और कोई कोर्ट इस केसेस को हियर नहीं कर सकता। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। The single system of court that enforces both central laws as well as state laws has been adopted in India from। हमारे यहाँ पर क्या चलता, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। फॉर एग्जांपल अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, सेंटर ने कोई लॉ बनाया आपको पसंद नहीं है, यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, आंसर इज यस, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। स्टेट ने कोई लॉ बनाया आपको पसंद नहीं आया, स्टेट ने मतलब मध्य प्रदेश ने आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश करी, तो भी क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आंसर इज यस। तो आप चाहे सेंटर लॉ हो या स्टेट लॉ हो, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। तो सिंगल कोर्ट ही दोनों लॉज को अप्लाई करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सेंट्रल लॉ है या स्टेट लॉ हो। या कोई सेंटर ने लॉ बनाया आपको पसंद नहीं है, आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे डिक्लेयर कराओगे, बाय अप्रोचिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सेंटर के लॉ को भी हियर कर रहा है और स्टेट के लॉज को भी हियर कर रहा है। सो दिस इज सिंगल सिस्टम of courts that can hear both center as well as state laws। तो ये हमने कहां से लिया, so we have taken it from the Government of India Act 1935। अब कैसे लिया वो भी आपको बता देता हूं भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने एक कोड बनाने की बात करी थी, वी कॉल इट फेडरल कोड। उसने क्या बनाई थी, फेडरल कोड बनाई थी। कब बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने, तो ये कोड बन गई थी 1937। इसी फेडरल कोर्ट में आज की हमारी प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट बैठती है, और ये बनी कब थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बनी थी। अब फेडरल कोर्ट का काम क्या था, टू resolve the dispute between two or more province। दो या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट वगैरह हो जाते थे तो उसको कौन रिजॉल्व करता था, फेडरल कोर्ट। प्लस इसका एक और काम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस को भी देखना कि अगर इसमें कोई इशू आ जाता है तो आप किसके पास जाओगे, तब भी आप जाओगे फेडरल कोर्ट के पास। अच्छा, अगर फेडरल कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया आपको पसंद नहीं आता तो क्या आप इसके भी ऊपर कहीं अपील कर सकते थे, आंसर इज यस, क्योंकि उस समय भारत आजाद देश तो था नहीं। तो आप कहां जा सकते थे, देन यू कैन अप्रोच प्राइवी काउंसिल। और ये प्राइवी काउंसिल कहां बैठती थी, दिस प्राइवी काउंसिल यूज्ड टू सिट एट द लंदन। तो ये कहां बैठा करती थी, लंदन बैठा करती थी। तो अगर आपको फेडरल कोर्ट के अगेंस्ट जाना है तो आप लंदन जा सकते हो। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में फेडरल कोर्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट को क्या बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, और सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट बना दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट क्या आप प्राइवी काउंसिल जा सकते हो, आंसर इज नो। सो सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट हमने कहां से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। फेडरल कोर्ट, प्राइवी काउंसिल, ऑलरेडी हम सारी चीज़ों को डील कर चुके हैं। अब अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो, दैट टू एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा विद 1 ईयर वैलिडिटी, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। The power and independence of Indian judiciary allow it to act as guardian of Indian democracy। What are these power? बोले इंडियन जुडिशरी के पास कुछ पावर हैं जिसके कारण इट इज एक्टिंग लाइक द गार्जियन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। तो वो पावर कौन से हैं, स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। एनीवन कैन अप्रोच द हायर जुडिशरी इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। बात बिल्कुल सही है। देखना, अगर गवर्नमेंट ने किसी के राइट्स को वायलेट कर दिया और हो सकता है वो केपेबल ना हो कोर्ट जाने के लिए, तो क्या आप उसके बिहाफ पे जा सकते हो, आंसर इज यस। सो एनीवन कैन अप्रोच हायर जुडिशरी if public interest is hurt by the action of government। for example, इसको हम बोलते हैं, we call this as the public interest litigation। public interest litigation का मतलब क्या होता है, public interest litigation का मतलब क्या होता है कि जनता के हित में आप क्या कर रहे हो, याचिका, that is litigation। so you are litigating for the interest of the public, we call it as PIL, public interest litigation। केस कब आया था कि जेल इनमेट्स, जेल के जो कैदी रहते हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे के थ्रू केस को एडमिट कर लिया। अगर जेल के इनमेट्स के कोई राइट्स वायलेट हो रहा है जेल में, जेल किसकी भाई, जेल किसके अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैदियों का ध्यान रखना। लेकिन अगर वो लोगों के सेंटीमेंट्स को, उनके इंटरेस्ट को हर्ट कर रही है, लेकिन जेल के कैदी तो जेल के अंदर है, वो तो कोर्ट जा नहीं सकते, तो क्या उनके बिहाफ पे भी कोई सुप्रीम कोर्ट जा सकता, आंसर इज यस। क्या उनके बिहाफ पे भी कोई हाई कोर्ट जा सकता, आंसर इज यस। और वी कॉल इट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो PIL में कोई दूसरा भी आपके बिहाफ पे जा सकता है इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। हायर जुडिशरी कैन इशू डायरेक्टिव टू चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। बात बिल्कुल सही है। ये अभी हम लोगों ने देखा, इट इज टॉकिंग अबाउट अ रिट, और ये कौन सी रिट के बारे में बात कर रहा है, पब्लिक ऑफिशियल माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपने ऑफिस की ड्यूटी बराबरी से नहीं कर रहे हैं, तो देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स ऑफ मेंडेमस।
तो मेंडेमस मतलब वी कमांड की रिट भी इशू कर सकते हैं, तो बात बिल्कुल सही है। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, सो आंसर इज सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 142 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिसेंटली इन द न्यूज, दिस आर्टिकल एम्पावर्स। भाई आर्टिकल 142 की बात कर रहा, अभी 143 पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अब 142 आ गया। 142 टॉक्स अबाउट कंप्लीट जस्टिस, ये किसके बारे में बात करता है, टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू हियर एनी केसेस, कोई भी केस हो वो उस केस को ले सकती है टू डू कंप्लीट जस्टिस, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट को ट्रेमेंडस पावर दे सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि इस आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए, कि बार बार यूज नहीं करना चाहिए, इसका सुप्रीम कोर्ट भी मिसयूज ना करे, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट टू डू कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को हियर कर सकता है। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं, द सुप्रीम कोर्ट टू पास एन ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज, बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट टू पास ऑर्डर एज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज, बात बिल्कुल सही है। तो कितने वाइड पावर दे रहा सुप्रीम कोर्ट को, तो यहां पर मेरा आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ए। बी सी डी को भी एक बार पढ़ लो, द यूनियन गवर्नमेंट टू ओवरटेक कोर फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, अरे भाई ये तो 356 वगैरह से डील करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर रेलेवेंट नहीं है। गवर्नर ऑफ द स्टेट टू रिजेक्ट क्लेम्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन द क्लेम, ये भी यहां पर रेलेवेंट नहीं है। लोकल बॉडीज भी नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, टू डू कंप्लीट जस्टिस। और ये आर्टिकल कहां है, आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसको पावर देता है, इट गिव्स पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 किसके बारे में बात कर रहा है, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। सो बोल रहा है द एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स इन रिगार्ड टू सिविल मैटर इज अ। भाई अगर आप एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप क्या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, नहीं, यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ अपील। और अपील भी कैसे बोले, बाय एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। सो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या बोलता है कि अगर आपको हाई कोर्ट के किसी केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाना है, सो फर्स्ट हाई कोर्ट को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ओके दिस केस इज फिट टू बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, या इस केस में अभी भी कुछ चीज ऐसी रह गई है जिसको सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, या तो इसमें कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है, या ये केस को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुने। अगर ऐसा हाई कोर्ट सर्टिफाई कर सकता, देन यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकते हो, बट बाय वे ऑफ एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये जो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का क्लॉज है वो कहां दिया हुआ है, सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है ना, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दिया हुआ है, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन दिया हुआ कि सबसे नीचे लोअर कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो आपको ध्यान रखना, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, है ना। द एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी इन्वोक्ड बाय सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट कंसर्न। और वो हाई कोर्ट कब देगी सर्टिफिकेट, चाहे वो सिविल केस हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, व्हेन इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब उसको लगेगा कि नहीं इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, इस केस को सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, तभी वो ये सर्टिफिकेट आपको देगा। दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। दूसरा, इन द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट द सेड क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन को तो बोले सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इन क्रिमिनल केसेस एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट इफ हाई कोर्ट इन सम केसेस सर्टिफाइड। लेकिन देखना, ध्यान रखना कि कुछ केसेस में आप एज अ मैटर ऑफ राइट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी ने मर्डर किया, लोअर कोर्ट ने उसको फांसी दी, हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने भी फांसी दी। अब अगर हाई कोर्ट मना भी कर देगा आप सुप्रीम कोर्ट मत जाओ, तो ऐसा नहीं होगा, तब वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो कुछ स्पेशल केसेस है, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट द पार्लियामेंट मे डिसएग्री विद द सुप्रीम कोर्ट ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ केस विच ऑफ दीज फॉलो। भाई सिंपल बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ है, उसमें कोई आपको लगता है कि भाई गलती है या ये है, आप उसको प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहे हो, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, देन whom you can approach, you will approach सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट बताएगा ओके इसका ट्रू मीनिंग क्या है। अब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका मीनिंग बताया उससे पार्लियामेंट डिसएग्री कर जाए, तो उस केस में क्या होगा, तो पार्लियामेंट डिसएग्री कर गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इंटरप्रेट कर दिया। सो क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर सकती है, आंसर इज यस। लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पार्लियामेंट हैज टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगेन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट अगेन इसको भी अंडर जुडिशियल रिव्यू सुन सकता
सकता है, और वो चाहे तो जो पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट किया उसको भी क्या कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है। सो सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल इन इंडिया। पार्लियामेंट तो पावरफुल है, पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। तो अगर पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न किया है तो सुप्रीम कोर्ट भी उस डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू के थ्रू फिर ओवरटर्न कर सकता है। तो है ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रखना। पार्लियामेंट डिक्लेयर अ रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। भाई पार्लियामेंट किसी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकता, हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड जरूर कर सकता है, तो ये बात गलत हो गई। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू नलीफाई द व्यू ऑफ द जुडिशरी, बात बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू नलीफाई द व्यू ऑफ जुडिशरी, और ऐसा कई बार इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया भी है। अभी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड भी है ये केस, तो आप वो भी देख लेना। पार्लियामेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ जुडिशरी एंड कैन नॉट डू एनीथिंग। अरे पार्लियामेंट बहुत कुछ कर सकती है भाई, ये भाई बात गलत है। अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी कैन पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिक्लेयरिंग इट एज इनवैलिड। कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, अब यही बचा था कि पार्लियामेंट भी नहीं, पार्लियामेंट की कमिटी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को क्या कर देगी, इनवैलिड करार दे देगी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अगर आपको टर्न करना, ओवरटर्न करना, इनवैलिड करना है, तो देन यू हैव टू डू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट अंडर जुडिशियल रिव्यू ले सकती है, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजन। बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस टाइप के डिसीजन को हियर कर सकती है, हाई कोर्ट भी ले सकती है। सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजन, अगर गवर्नमेंट को ऐसा डिसीजन लिया है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, सो यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। तो बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू मेजर गवर्नमेंट डिसीजन। भाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अंडर आर्टिकल 323 ए और बी दिए हुए हैं, ये किससे डील करते हैं? अपॉइंटमेंट है, किसी का पर्सनल कुछ मैटर हो गया है ना, ट्रांसफर हो गया है, उन मैटर से डील करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के डिसीजन से डील करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज गिवन इन ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इट सेटल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पर्सनल मैटर लाइक प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर्स। तो ये चीज ध्यान रखना, 323 ए और 323 बी में दिया हुआ है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विद रेफरेंस टू कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर क्वेश्चन है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है सबसे पहले बता देता हूँ। भाई हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट टॉप पे, उसके नीचे आता हाई कोर्ट, उसके नीचे आता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट, और उसके नीचे और आ जाते हैं कुछ लोअर कोर्ट्स वगैरह, है ना। अब देखना, किसी केस पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और अगर उसी जैसा दोबारा कोई केस आता है, चाहे वो हाई कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, लोअर कोर्ट में है, तो वकील सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को कोर्ट करेगा और बोलेगा देखो भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डिसीजन दिया, तो अब इन कोर्ट्स को भी वो मानना पड़ेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब देखना, हाई कोर्ट ने भी फॉर एग्जांपल किसी केस पे कोई डिसीजन दे दिया, तो हाई कोर्ट का डिसीजन लोअर कोर्ट और उससे लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट ने अगर किसी केस पे डिसीजन दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट अलग डिसीजन दे सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी केस के ऊपर डिसीजन दे दिया तो उसको हाई कोर्ट ओवरटर्न नहीं कर सकती, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, अब उससे रिलेटेड जितने भी केसेस आएंगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वकील उस डिसीजन को कोर्ट कर सकते हैं कि भाई आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये पेन की चोरी पे 2 महीने की सजा थी तो आप भी 2 महीने की ही सजा दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने की सजा दे चुका है, एंड सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द एक्ट एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ सच कोर्ट आर एनरोल्ड फॉर परपिचुअल मेमोरियल एंड टेस्टिमनी। बात बिल्कुल सही है, उनको हमेशा लिख के रख दिया जाता है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, और फिर बाद में वो लोअर कोर्ट में उस टाइप के डिसीजन को कोर्ट किया जाता है कि ताकि लोअर कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के व्यूज के अगेंस्ट ना चले जाए। बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इट रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू एंड दे आर नॉट टू बी क्वेश्चनड व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट। बात बिल्कुल सही है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो आप उसको दूसरे केसेस में एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हो और उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती लोअर कोर्ट्स। ये वाली बात भी सही है। थर्ड देख लेते हैं, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मस्ट हैव द पावर टू फाइन एंड इम्प्रिजन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट्स अथॉरिटी। ये बात भी सही है।
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जब इतना पावरफुल है, उसके जो भी चीज़ें उसने डिसीजन दी है उसको एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, उसको कोई भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, तो उसके पास फाइन और इंप्रिजनमेंट की पावर भी होना चाहिए फॉर द कंटेम्प्ट। तो ये वाली बात भी सही है। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट एंड ऑल ऑफ देम आर गिवन इन सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कोड दिया था, उस कोड को अगर अपन एज इट इज देखें तो देख लेते क्या बोला था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला था दैट अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज अ कोर्ट the record of which are admitted to be evidentiary value and they are not to be questioned when they are produced before any court. Then the second part of article 108 says that the court shall have the power to punish for the contempt of itself. ये चीज़ आपको ध्यान रखना और इसी पे से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। अगेन बता देता हूँ, अगर आप लोग भी यूपीएससी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट टू एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 4500 रुपीज़ ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस कंप्लीट 1 ईयर प्रिपरेशन कराई जाएगी। सो आप परसिवरेंस आईएएस की ऐप को डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। बोलने की बात नहीं है, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस टाइप के और वीडियोज़ आपको टाइमली मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। Which of these characterizes judicial overreach as different from judicial activism or judicial review? भाई यहाँ पर 3 वर्ड आ रहा है, judicial overreach, judicial activism and judicial review। अब भाई तीनों का मतलब बता देता हूँ। What is this judicial review? पहले आपको बताता हूँ what is this judicial review। रिव्यू से एक कदम आता है एक्टिविज्म और एक्टिविज्म से एक कदम आता है दैट इज ओवररीच। जुडिशियल रिव्यू क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम वगैरह बनाई, आपको स्कीम पसंद नहीं आई, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चलेगा एज अ मैटर ऑफ राइट, उन्होंने क्या किया, उस स्कीम के ऊपर कोई भी डिसीजन दे दिया, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। मतलब आप गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन को जुडिशरी के पास रिव्यू करा सकते हो, लेकिन इसमें जनता खुद अप्रोच करती है, पीपल विल अप्रोच द कोर्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, पीपल विल अप्रोच द कोर्ट। दूसरा तरीका रहता है जुडिशियल एक्टिविज्म। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि भाई कोई काम करना चाहिए, बस उन्होंने खुद से ले लिया उस मैटर को, कोई लेके नहीं गया है। दिस टाइम नोबडी हैज टेकन द मैटर टू द कोर्ट्स, कोर्ट्स हैव देमसेल्व्स, उन्होंने खुद से ही ले लिया उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने विशाखा गाइडलाइंस दे दी। विशाखा गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है? बोले सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो क्या गाइडलाइंस बनाना जुडिशरी का काम है? ये तो एग्जीक्यूटिव का काम था, लेकिन यहां पर जुडिशरी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन, है ना, फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर एट द रोड्स। वो भी तब भी कई बार गाइडलाइंस देते हैं, एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन के लिए कई बार गाइडलाइंस देते हैं, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। अब आता है जुडिशियल ओवररीच, लॉ बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही लॉ बना देती। सुप्रीम कोर्ट बोलती कि नहीं, आज से बोले BS4 की गाड़ियां बंद, BS3 की गाड़ियां इस डेट से डिसकंटिन्यू हो जाएंगी और इस डेट से BS6 की गाड़ी लाना पड़ेगी। अब ये तो पार्लियामेंट का काम है, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है। तो ये क्या हो रहा है? ओवररीच की जुडिशरी अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकल के अब काम कर रही है और वो दूसरी ब्रांचेस के फंक्शन में परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, वो एग्जीक्यूटिव की जगह ले रही है, वो पार्लियामेंट की जगह ले रही है। जब ऐसा काम होता है देन वी कॉल इट ओवररीच। तो जुडिशियल रिव्यू मतलब जब जनता ही कोर्ट जाए तब उसको अगर रिव्यू किया जाए डिसीजन को, तो हम उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। एक्टिविज्म मतलब कोर्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करे इन डे टू डे अफेयर्स, तो बोला एक्टिविज्म। ओवररीच जब जजेस के पर्सनल व्यूज हावी होने लग जाए तो वी कॉल इट जुडिशियल ओवररीच। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है ट्रांसग्रेशन ऑफ जुडिशरी इनटू एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डोमेन। ये बात बिल्कुल सही है कि जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है? ट्रांसग्रेशन ऑफ जुडिशरी इनटू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डोमेन। अब वो लॉ भी बना रही है, अब वो एग्जीक्यूटिव के जैसे पॉलिसी भी बना रही है, अब वो व्हीकल पे एमिशन नॉर्म्स भी दे रही है। सो क्या ये काम है जुडिशरी का? आंसर इज नो। तो जब वो ऐसा करे तो दैट इज ट्रांसग्रेशन ऑफ जुडिशरी इनटू एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डोमेन। BCD भी पढ़ लो, जुडिशरी पासिंग ऑर्डर टू एग्जीक्यूटिव ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अरे भाई ये बात तो सही है, पब्लिक इंपॉर्टेंस पे तो वो ऑर्डर इशू कर सकते, दिस इज नॉट जुडिशियल ओवररीच। जुडिशरी नलीफाइंग अ पार्लियामेंट्री लॉ दैट वाज पास्ड बाय ड्यू प्रोसेस। हो सकता है ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया हो, लेकिन वो लॉ अत्याचारी हो। प्रोसेस को फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता वो लॉ सही है, तो भी आप जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हो और जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती। तो ये भी जुडिशियल ओवररीच का तो केस नहीं है। ऑल ऑफ अबव आ नहीं सकता क्योंकि बी और सी मेरा गलत हो चुका, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ट्रांसग्रेशन ऑफ जुडिशरी इनटू एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डोमेन इज जुडिशियल ओवररीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वेयर इज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। बात बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट एंड गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट का हेड कौन होता है? प्रोविंसेस का हेड कौन होता है? गवर्नर। और पूरे भारत का हेड कौन है? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है
गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज फ्री टू कंसल्ट द स्टेट चीफ मिनिस्टर इन दिस मैटर। बिल्कुल, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करने के पहले चाहे तो वो स्टेट चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नर को वर्क तो स्टेट चीफ मिनिस्टर के साथ ही करना होता, तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है करें, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो ही इज फ्री टू कंसल्ट। बात बिल्कुल सही है। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, सो आंसर इज सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर। पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर पे हम लोग प्रेसिडेंट पे ऑलरेडी क्वेश्चन डील कर चुके हैं। 1 देख लेते हैं, ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बात बिल्कुल सही है, यही फंक्शन प्रेसिडेंट भी परफॉर्म करता फॉर यूनियन और गवर्नर परफॉर्म करता फॉर स्टेट्स। ही हैज द पावर टू अपॉइंट एज वेल एज रिमूव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये देखना ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्यों है? ही हैज द पावर टू अपॉइंट, ये बात सही है, ही हैज द पावर टू अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन उसको रिमूव कौन करेगा? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द सेम ग्राउंड्स लाइक द जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज ध्यान रखना है, सो दिस इज रॉन्ग। 3rd देख लेते हैं, ही कैन रिकमेंड इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। यस, अगर गवर्नर को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है स्टेट में, तो वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, वो लगा नहीं सकते बट रिकमेंड कर सकते हैं टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। तो यहाँ पर गवर्नर का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड बिलो। 1 and 3 इज करेक्ट, 1 and 3 इज गिवन इन सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Consider the following statements. The governor can reserve certain types of bill passed by state legislature for the consideration of president. बात बिल्कुल सही है, गवर्नर कुछ बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट, है ना, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? बिल्स ऑन सर्टेन मैटर एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, कुछ ऐसे बिल हैं जिनको इंट्रोड्यूस करना अगर आपको स्टेट लेजिस्लेचर में, भले ही वो स्टेट लिस्ट में, तो भी वो आप पहले किसकी परमिशन लेना पड़ेगी? प्रेसिडेंट की। तो ये बात बिल्कुल सही है। 3rd क्या बोल रहा है? प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिजर्व मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल passed by the state legislature for its consideration during financial emergency. Yes, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जब पैसे का करंट है, तो प्रेसिडेंट स्टेट्स को भी ये ऑर्डर दे सकता है टू रिजर्व देयर मनी बिल्स फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और अगर प्रेसिडेंट असेंट देगा ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, तभी मनी बिल ऑफ स्टेट्स विल बी पास्ड। तो ये बात भी सही है। सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड बिलो। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ऑल ऑफ देम इज गिवन इन डी, सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गवर्नर वगैरह ऑलरेडी टॉपिक्स आप कर चुके हो, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। गवर्नर कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज दिस ऑर्डिनेंस। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी आपको कोई लॉ बनाना है, लॉ बनाने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा? बिल लाना पड़ेगा। अगर आप बिल लाए हो तो देन बिल हैज़ टू बी पास बाय लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, उसके बाद ही वो कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। बट फॉर एग्जांपल लोकसभा भी सेशन में नहीं है, तो क्या अकेला राज्यसभा बिल को पास कर सकता? आंसर इज नो। अगर राज्यसभा सेशन में नहीं है तो क्या अकेला लोकसभा बिल को पास कर सकता? आंसर इज नो। सो बिल को पास होने के लिए मुझे दोनों हाउस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी हाउस अगर फंक्शन नहीं कर रहा है तो क्या लॉ नहीं बनेगा? नहीं। तो उस समय के लिए पास किया जाएगा ऑर्डिनेंस, और वो कौन पास करेगा? प्रेसिडेंट पास करेगा ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस हैव द सेम इफेक्ट ऑफ लॉ, उसके पास बिल्कुल लॉ जैसी ही पावर रहेगी, बस शर्त है कि ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी होगी। और कब तक वैलिडिटी होगी? कि जिस दिन हाउस दोबारा मिल गए, दोनों हाउस जिस दिन बैठ गए, तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को पास करवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। अब अगर कोई पूछे कि किसी भी ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती, तो बोले भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही बात बोलता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को एक साल में कम से कम कितनी बार मिलना है? 2। मतलब उनको हर 6 महीने में कम से कम मिलना ही पड़ेगा। तो मैक्स टू मैक्स कितनी बार वो मिलना पड़ेगा उनको? मैक्सिमम पीरियड कितना है कि जब तक वो छुट्टी में रहे? 6 महीना। 6 महीना प्लस 6 वीक, सो 6 months 6 week इज द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ एनी ऑर्डिनेंस। दैट कैन बी द मैक्सिमम वैलिडिटी, है ना। अब ऑर्डिनेंस कैन ऑल्सो बी पास्ड बाय स्टेट, तो वो कौन पास करेगा? गवर्नर पास करेगा, अगर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। इट इज सब्जेक्ट टू ऑर्डिनेंस फॉल इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अब बोल रहा है गवर्नर कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस, गवर्नर कब ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर पाएंगे? इफ द सब्जेक्ट फॉल इन द कॉन्करेंट लिस्ट। भाई ऐसा नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉस, तो क्यों नहीं पास कर सकते ऑर्डिनेंस? अगर कॉन्करेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है और अगर स्टेट लेजिस्लेचर उस समय सेशन में नहीं है, सो गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस इवन
ऑन द सब्जेक्ट विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन अगर वहां पर सेंटर ने ऑलरेडी लॉ बना दिया तब फिर गवर्नर उसमें ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता है। लेकिन कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो कॉन्करेंट लिस्ट में और उसमें सेंटर ने लॉ नहीं बनाया तब तो गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। गवर्नर कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस इफ द सब्जेक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस फॉल इन द कॉन्करेंट लिस्ट, नहीं, ही कैन इशू ऑर्डिनेंस इफ द सेम एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वुड हैव बीन इनवैलिडेटेड विदाउट रिसीविंग द प्रेसिडेंट असेंट। बात बिल्कुल सही है कि अगर ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, ध्यान रखना कि गवर्नर ऐसे किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते जिसमें पहले प्रेसिडेंट की एसेंट लग रही है। अदरवाइज अगर आपने इशू करा भी तो वो इनवैलिडेट हो जाता। तो बात सही है, ऐसे एक्ट में गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, सो ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज गिवन इन बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। What is the rationale behind the governor reserving certain bills for the consideration of president, who then either approves the bill or vetoes it or send it back to the assembly? भाई क्यों गवर्नर कुछ बिल्स को रिजर्व करता फॉर द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको अप्रूव कर दे, चाहे तो उस बिल पे वीटो लगा दे, चाहे तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दे स्टेट असेंबली। ऐसा क्यों होता है? तो गवर्नर क्यों करते हैं? तो देख लेते हैं स्टेटमेंट। टू एंश्योर हार्मनी बिटवीन सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लॉज। हाँ बिल्कुल, गवर्नर इसलिए भी करते हैं कि भाई सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉज में हार्मनी बनी रहे। ऐसा ना हो कि किसी सेंटर के लॉ को स्टेट बाईपास करने की कोशिश करे और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी के तहत वो लॉ ही क्या हो जाए, नल एंड वॉइड हो जाए। तो ये बात सही है, टू एंश्योर हार्मनी बिटवीन सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लॉज। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? टू एंश्योर दैट स्टेट लॉज आर नॉट अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन। बात बिल्कुल सही है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे या उसको कोशिश कर रहे होंगे तो ये गवर्नर इंश्योर करता है कि जो लॉ बना रही है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करे। इसलिए कई बार वो लॉ को किसके लिए रिजर्व कर देते? प्रेसिडेंट। कि आप देख लो कि क्या लॉ सही है या नहीं है। तो ये बात भी सही है। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? बोथ आर करेक्ट, सो बोथ आर गिवन इन सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले अगर आप लोगों को यूपीएससी एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, जिसमें प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा विद 1 ईयर वैलिडिटी, तो आप परसिवरेंस आईएएस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और ये मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इसकी सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? ऐप के ऊपर मिल जाएगी, है ना। तो जैसे मैं कई बार स्क्रीन के सामने से हटता नहीं हूँ, आप लिख नहीं पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप आराम से पीडीएफ को डाउनलोड करो और सारी चीज़ों को इन डिटेल में देख सकते हो। मैंने हर पीडीएफ पे बहुत बढ़िया वर्क किया, उसमें सारे एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं जो आपको प्रेजेंस में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। इवन मेन्स में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। बोलने की बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है तुरंत के तुरंत, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इफ द गवर्नर विशेस टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम इन हिज स्टेट, ही शुड रिजॉर्ट टू विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कि अगर भाई गवर्नर है, उसको देखना है कि गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है उसके स्टेट में, या गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह कैसे वर्क कर रही है, तो वो क्या करेगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को यूज करेगा। तो भाई हम लोगों ने देखा था इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, है ना, कि वो सारी चीजें किसको बताए? गवर्नर को बताए। तो गवर्नर किससे बात करेगा? चीफ मिनिस्टर से बात करेगा कि मुझे बताओ गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, उसका क्या पर्पज है, वो क्या काम करने वाली है। तो देख लेते हैं। ए क्या बोल रहा है? ही शुड डायरेक्टली सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर एंड सेक्रेटरीट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। क्या वो डायरेक्टली क्लैरिफिकेशन ले लेगा? नहीं, पहले वो चीफ मिनिस्टर से बात करेगा। दिस इज रॉन्ग। He should send a memos to the chief secretary of the state directing him to furnish relevant details। अरे भाई पहले चीफ मिनिस्टर से तो बात करेगी गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, चीफ मिनिस्टर उनको सारी चीजें बताएंगे। तो ये भी क्या है? रॉन्ग है। He should consult the chief minister who is constitutionally obliged to furnish such details to the governor। ये बात बिल्कुल सही है। He should consult the chief minister, है ना, who is constitutionally obliged to furnish such details to the governor। चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है to furnish all the details of the government schemes as well as government performance to the governor of state। फोर्थ क्या बोल रहा है? He should कंडक्ट मीटिंग विद जनरल पब्लिक टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस डायरेक्टली। क्या वो डायरेक्टली जनरल पब्लिक में चले जाएंगे? नहीं, वो चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे और चीफ मिनिस्टर जनता से मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब केस क्यों हुआ था वो मैंने यहाँ पर दे दिया है कि तमिलनाडु के गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर से बात करने की बजाय एक दूसरा रास्ता अपनाया था। तो आप उसको रीड कर लेना। आर्टिकल 167 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज it is the chief minister's duty to communicate to the governor all decision of the council of minister relating to the administration and proposal for legislation। it enjoins the chief minister to furnish such information relating to the administration as the governor may call for। गवर्नर चाहे तो चीफ मिनिस्टर से सारे डिटेल्स बुलवा भी सकता है और ये कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 167 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ मैटर कंसर्निंग द स्टेट फॉल्स विद इन द गवर्नर डिस्क्रिशन और नॉट, हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। कोई भी मैटर है, स्टेट मैटर है ना, अब वो गवर्नर के डिस्क्रिशन में आता है नहीं, इसमें किसका डिसीजन फाइनल रहेगा? तो इसमें ध्यान रखना, इसमें डिसीजन भी गवर्नर का ही फाइनल रहेगा। तो गवर्नर बोलेगा कि ये मेरे डिस्क्रिशन में आता है या नहीं, ये मैटर मेरा है या नहीं, तो इसमें भी किसका डिसीजन फाइनल रहेगा? इट इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नर। सो गवर्नर डिसीजन इज फाइनल इन दिस रिकॉर्ड। ये दिल्ली के केस में काफ़ी फिट बैठता है, तो आप लोग देख लेना, वहाँ पर रोज़ यही चलता रहता है। तो गवर्नर ही बताता है कि ये मैटर मेरे डिस्क्रिशन में है या नहीं है, तो डिसीजन ऑफ गवर्नर इज फाइनल इन दैट रिगार्ड। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट स्पेशल लीव पिटीशन इन इंडिया। स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में बात करा। व्हाट इज दिस स्पेशल लीव पिटीशन? मैंने ऑलरेडी बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते, है ना, लेकिन फॉर एग्जांपल आप लोअर कोर्ट में हो, आपका केस लोअर कोर्ट में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है ना। अब हाई कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, और आप बहुत परेशान हो रहा है, और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रही है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव लगा सकते हो कि भाई प्लीज़ हमारे केस को आप सुन लो, ये हमारा राइट नहीं है, लेकिन आपकी दया है कि आप हमारे केस को हाई कोर्ट से कहाँ ट्रांसफ़र कर लो, सुप्रीम कोर्ट कर लो। सो उसी को बोला जाता है स्पेशल लीव पिटीशन, कि हम चाहते हैं कि हमारे केस को लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर ले ले। वी आर रिक्वेस्टिंग, वी आर क्या कर रहे हैं हम लोग? स्पेशल लीव डाल रहे हैं, पिटीशन कर रहे हैं आपसे, याचिका कर रहे हैं कि हमारे केस को लोअर कोर्ट से ले लो और आप डायरेक्टली उसको हियर कर लो। तो हमारे जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा तभी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि ठीक है हाई कोर्ट से इस केस को ट्रांसफर करो बाय स्पेशल लीव पिटीशन, तब भी वो केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। अब देख लेते हैं। स्पेशल लीव टू अपील हैज बीन एंश्राइंड एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 ये सारी चीजों से डील करता है और ये बात करता है स्पेशल लीव पिटीशन, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का प्रिविलेज है, ना कि हमारा अधिकार। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बोले, चाहे तो ना, हमारा कोई राइट नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट को बोले आप स्पेशल लीव पिटीशन इशू करो। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी पे है ये, वो चाहे तो इशू करे, चाहे तो ना करे। सो इट इज नॉट अ राइट। स्पेशल लीव टू अपील हैज बीन एंश्राइंड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट वाइट नहीं है भाई, वो सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष अधिकार दिया हुआ है। आर्टिकल 136 इस मैटर से डील करता है, लेकिन मैंने बताइए हमारा कोई राइट वाइट नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। दिस कैन बी, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? दिस कैन बी इन्वोक्ड ओनली इन केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, पब्लिक मोरालिटी, नेशनल सिक्योरिटी एंड ग्रेव इनजस्टिस। दिस कैन बी इन्वोक्ड ओनली इन केसेस। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अदर केसेस में भी स्पेशल लीव पिटीशन को दे सकती है। मर्डर का केस है, वो बोल सकती है भाई, डायरेक्ट बोले केस बड़ा खतरनाक है, डायरेक्टली हमारे पास ट्रांसफर कर दो। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे दिया, ओनली वर्ड यूज कर दिया। थर्ड बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ एक्सरसाइजेस दिस पावर अंडर देयर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्या दोनों स्पेशल लीव पिटीशन दे सकती है? तो भाई आर्टिकल 136 स्पेशली टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट ओनली, ये पावर हाई कोर्ट को नहीं दी गई है। सो दिस इज रॉन्ग। फोर्थ क्या बोल रहा है? द मैटर अंडर स्पेशल लीव पिटीशन मस्ट बी ब्रॉट एज अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स फंक्शनिंग इन इंडिया। ये वाली बात सही है, बात बिल्कुल सही है, यही तो स्पेशल लीव पिटीशन की डेफिनेशन है। सो मैटर अंडर स्पेशल लीव पिटीशन मस्ट बी ब्रॉट एज अपील, आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करो, फ्रॉम लोअर कोर्ट टू ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग इन इंडिया। तो यहां पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 इज इनकरेक्ट, 4 इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। समझा दिया मैंने आपको। The Constitution of India under Article 136 vests Supreme Court of India, the apex court of the country, with special power to grant special leave. Special leave मतलब directly केस उसके पास बुलाना, to appeal against any judgment or order or decree in any matter or cause passed or made by any court tribunal in the territory of India. It is to be used in cases where substantial constitutional question of law is involved. लेकिन only word use हो गया तो फिर वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और gross injustice has been done. इट इज डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट। ये उसके डिस्क्रिशन पे, वो चाहे तो स्पेशल लीव को अलाउ करे, चाहे तो अलाउ ना भी करे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। द एग्रीव्ड पार्टी कैन नॉट क्लेम स्पेशल लीव टू अपील अंडर 136 एज अ राइट। वो उसका राइट नहीं है, बट इट इज द प्रिविलेज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट लीव और अपील। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज द प्रिविलेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136, और यहाँ पर हाई कोर्ट को कोई भी पावर नहीं दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following is not related to exercise of constitutional discretion by the governor? Not related to constitutional discretion by the government। पर भाई गवर्नर के पास भी क्या है, कोई डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन इनमें से कौन सी उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो क्वेश्चन पूछा है। तो नॉट पूछा है, नॉट को बड़ा ध्यान रखना है। एडमिनिस्ट्रिंग द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी,
भाई ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर वो चाहे तो एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी को भी एडमिनिस्टर कर सकता है, दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर, लेकिन ये पूछ रहा है नॉट, तो दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर, तो ये यहाँ पर रिलेवेंट नहीं होगा, तो ए शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर। मेकिंग रूल्स फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन द 6th शेड्यूल एरिया, भाई ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, रूल्स बनाने का काम तो किसका है, चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, तो ये गवर्नर खुद से नहीं कर सकता, तो ये आपको ध्यान रखना, दिस इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। रिजर्विंग सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यस दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर, वो कुछ बिल्स को बिना चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे डायरेक्टली किसके लिए रिजर्व कर देते हैं, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रिजर्व कर देते हैं। फोर्थ बोल रहा है सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव मैटर ऑफ द स्टेट, अभी भाई हमने इससे रिलेटेड आर्टिकल देखा कि अगर गवर्नर चाहे तो इट इज द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर टू एडमिनिस्टर और फर्निश ऑल द डिटेल्स ऑफ द गवर्नमेंट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और गवर्नर चाहे तो खुद से भी बुला सकते हैं, सो दिस इज ऑल्सो द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 23। With regard to the office of governor, the constitution does not mention, ऑफिस ऑफ गवर्नर में कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेंशन नहीं करता है, नॉट मेंशन टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, भाई कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बताता द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर इज 5 years, सो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर के ऑफिस का टर्म तो बताता, टेन्योर तो बताता, दैट इज 5 year, तो ये मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। ग्राउंड ऑन विच ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन, क्या वो ग्राउंड बताता है किस ग्राउंड पे गवर्नर को प्रेसिडेंट बाहर कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कोई ग्राउंड नहीं बताता, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बोले प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे गवर्नर एंजॉयज हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाह रहे हैं बस अब तक गवर्नर ऑफिस में बैठा है, अगर प्रेसिडेंट को गवर्नर को रिमूव करना है तो विदाउट मेंशनिंग एनी ग्राउंड वो उनको रिमूव कर सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। मेथड ऑफ रेजिग्नेशन, भाई किसको रिजाइन करते हैं, ही रिजाइंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर हिज हैंड ऑफ सील एंड साइन, तो ये वाली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। हिज जुडिशियल पावर एंड फंक्शन, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, तो क्या मेंशन नहीं है, ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एज पर आर्टिकल 156 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, है ना, विद हिज प्लेजर, वो चाहे तो कभी भी उसको रिमूव कर सकते हैं, और अगर उनको रिजाइन करना है तो किसको रिजाइन करेंगे, प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे फ्रॉम हिज ऑफिस, है ना, और बाकी सारी चीज़ों को भी मैंने मेंशन कर दिया, आप आराम से देख लेना। उनका टेन्योर कितना रहता है, दैट इज 5 years रहता है, ये आपको ध्यान रखना, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस। अब ये तो क्वेश्चन हो गए आज की क्लास के। अब लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को यूपीएससी एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना है, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, जिसमें प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा विद 1 year वैलिडिटी, तो जल्दी से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें बहुत ईजी लैंग्वेज में टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर करा गया है, कोई शेरो शायरी नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, बढ़िया तरीके से आपका टारगेटेड सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई भी डाउट आता है तो मेरा नंबर मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ 9111391223, इस पे आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, कोई भी डाउट आता है, अगर आपको ऐप परचेज करना है, कोर्स परचेज करना है, अगर एप्पल में चलाना चाहते हो तो भी आप मुझसे इस पर कम्युनिकेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।